आज का चैप्टर नंबर 25 है और इसका नाम है ताल व्यायाम। गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई, दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ। जापान में स्कूलों का नया साल अप्रैल में शुरू होता है। साथ साथ छुट्टियां बिताने के कारण तोतो चैन की अपनी कक्षा के बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इससे उसे तोमोए गाकुएन और अच्छा लगने लगा था। तोमोए में कक्षा लगने का तरीका दूसरे स्कूलों से भिन्न था। संगीत पर वहाँ विशेष बल दिया जाता था। संगीत की कक्षाएं वहाँ तरह तरह से लगा करती थीं। हर दिन लगने वाली कक्षा होती थी ताल व्यायाम की, यानी यूरिथमिक्स। स्विस संगीत शिक्षक एमिले जैक्स डेलक्रोज ने ताल शिक्षा का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। उनकी यह पद्धति 1904 में ज्ञात हुई। जल्दी ही यह पद्धति पूरे यूरोप और अमेरिका में काम में आने लगी। उसके प्रशिक्षण और शोध के लिए जगह जगह संस्थान बनने लगे थे। तोमोए में ताल व्यायाम की पद्धति किस तरह अपनाई गई उसकी भी एक कहानी है। तोमोए गाकुएन को शुरू करने से पहले हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी ये देखने के लिए यूरोप गए थे कि वहाँ बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाता है। वहाँ ढेरों प्राथमिक शालाएं उन्होंने देखी, अनेक शिक्षाविदों से चर्चा की। पेरिस में वे डेलक्रोज से मिले। डेलक्रोज एक अच्छे संगीतकार भी थे और शिक्षाविद भी। डेलक्रोज ने एक लंबे समय तक इस बात पर विचार किया था कि बच्चों को किस तरह केवल कान से नहीं, दिल और दिमाग से भी संगीत सुनना सिखाया जाए। उन्होंने ये कैसे समझाया जाए कि संगीत कोई नीरस निर्जीव विषय मात्र नहीं है, बल्कि उसमें भी गति है। इस सब के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए कैसे विकसित किया जाए। अपने चिंतन के दौरान उन्होंने गौर किया कि बच्चे किस तरह उछलते कूदते हैं या पैर पटक कर धम-धम चलते हैं। तब उनके मन में यह विचार उपजा कि कुछ ऐसी कसरतें बनाई जाएं जो लयात्मक हो। इन्हीं को बाद में यूरिथमिक्स का नाम दिया गया। कोबायाशी पेरिस में डेलक्रोज के स्कूल में साल भर से भी अधिक रहे। पद्धति को ठीक से सीखा। दूसरे जापान वासी भी डेलक्रोज से प्रभावित हुए हैं, जैसे जापानी संगीतकार कोसकाकी यामादा, जापान में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता बाकू इशी, काबुकी अभिनेता इचिकावा सदंजी द्वितीय, आधुनिक नाटक प्रारंभ करने वालों में से काओरू ओसनाई, नर्तकी मिचियो इतो। इन सबका मानना था कि डेलक्रोज की पद्धति कई कलाओं की आधारशिला है, पर सोसाकू कोबायाशी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पद्धति का प्राथमिक शिक्षा में उपयोग किया। अगर आप उनसे ये पूछे कि आखिर ये यूरिथमिक्स है क्या भला, तो उनका जवाब होगा, यह ऐसा खेल है जो अंग संचालन को परिष्कृत करता है। ऐसा खेल जो दिमाग को यह सिखाता है कि शरीर को किस तरह काम में लाया जाए, किस तरह नियंत्रित किया जाए। ताल व्यायाम पूरे व्यक्तित्व को ही लयात्मक बना डालता है, और लयात्मक व्यक्ति होता है सुंदर और बलिष्ठ, और तो और ऐसा व्यक्ति सभी प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। तोतो चैन की कक्षा ने अपना प्रशिक्षण शरीर को लय ताल सिखाने से प्रारंभ किया था। हेडमास्टर जी सभागार के छोटे से मंच पर बैठे पियानो बजाते। तब बच्चे जहाँ भी खड़े होते संगीत की लय के साथ चलना शुरू कर देते। ये जैसी उनकी इच्छा होती वैसे चल सकते थे। बस इतना भर ख्याल उन्हें रखना पड़ता कि वे आपस में टकरा ना जाएं। इसीलिए अक्सर वे एक घेरे में ही एक ही दिशा में चलते। अगर उन्हें लगता कि संगीत में दो मात्राएं हैं तो वे ताल में चलने के साथ अपने हाथ भी उठाते गिराते, ठीक किसी संगीत निर्देशक की तरह। पैर जोर से ना पटकने की ताकीद भी उन्हें थी, पर इसका मतलब यह न था कि वे बैले नर्तकों की तरह पैर की उंगलियां सिकोड़ कर चलें, बल्कि उन्हें तो हिदायत थी कि वे अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। तब पैर यूं चलाएं मानो उन्हें घसीटना पड़ रहा हो। खास बात तो यह थी कि उन्हें पूरी सहजता के साथ भी चलना था, इसीलिए वे जैसे चाहते चल सकते थे। अगर संगीत की लय दो मात्रा से बदलकर 3 की हो जाती तो वे अपनी गति और हस्त संचालन को बदल डालते। संगीत को तेज और धीमे होने के साथ उनकी चाल बदल जाती। उन्हें अपने हाथों को 6 मात्राओं तक की लय के साथ उठाना गिराना भी सीखना पड़ता था। 4 मात्रा तक चलना कठिन न था। उनके हाथ तब नीचे, अपने इर्द गिर्द, बगल की ओर और तब ऊपर की ओर रहते, और 5वीं मात्रा के आते ही नीचे, अपने इर्द गिर्द, सामने बाहर को, बगल की ओर तथा ऊपर करना पड़ता। 6 मात्राओं पर उनके हाथ चलते नीचे, अपने इर्द गिर्द, सामने बाहर को, एक बार फिर अपने इर्द गिर्द और तब ऊपर। जब लय बार बार बदलती रहती तो यह सब करना काफी कठिन होता, पर इससे भी कठिन बात तब होती जब हेडमास्टर जी आवाज लगाकर कहते, पियानो की लय बदल जाने पर भी जब तक मैं ना कहूं तुम लोग अपनी चाल मत बदलना।
मान लीजिए कि बच्चे 2 मात्रा की लय में चल रहे हों और अचानक संगीत बदलकर 3 मात्रा का हो जाए, पर बच्चे 3 कदम का संगीत सुनकर भी 2 कदम की ही चाल चलते रहें। बहुत ही कठिन था ऐसा करना, पर हेडमास्टर जी का कहना था कि बच्चों की एकाग्रता विकसित करना भी जरूरी बात है। बड़ी देर बाद वे कहते, अब बदलो अपनी चाल। तब बच्चे राहत की सांस लेते हुए तुरंत 3 कदम की चाल पर आ जाते। पर यही समय होता था जब उन्हें खास ध्यान रखना पड़ता था। 2 मात्रा पर चलते रहने के बाद दिमाग और मांसपेशियों को 3 मात्रा में आने में समय लगता था और फिर संगीत अचानक 5 मात्रा में भी बदल सकता था। शुरू में सबके हाथ पैर गड़बड़ाने लगते। वे चिल्लाते, रुकिए मास्टर जी, जरा रुकिए। पर रोज रोज अभ्यास से धीरे धीरे व्यायाम में रस आने लगा, इतना कि बच्चे अपने आप भी ताल लय बदलने के सुझाव भी देने लगे। वैसे तो बच्चे अकेले ही चलते थे, पर कभी कभी वे हाथ पकड़कर जोड़ी भी बना लेते। अगर 2 ही मात्रा में चलना होता तो वे आंखें बंद कर चलने की चेष्टा करते। मनाही बस एक ही चीज की थी, बातें करने की। कई बार अभिभावकों और शिक्षकों की गोष्ठी में आए माताएं खिड़की से झांकती। उन्हें भी आनंद आता, क्योंकि हर बच्चा बड़ी सहजता से अपने हाथ पैर चलाता या उछलता कूदता दिखाई पड़ता था। इस प्रकार ताल व्यायाम का पहला ध्येय था बच्चे के शरीर और दिमाग को ताल के प्रति चेतन बनाना। इससे जनती थी शरीर और आत्मा की सुसंगति और अंततः कल्पना शक्ति व रचनात्मकता का विकास होता था। जिस दिन पहली बार तोतो-चान स्कूल आई थी तो उसे गेट पर स्कूल का नाम पढ़कर माँ से पूछा था, तोमोए के माने क्या होते हैं? तोमोए असल में अर्ध विराम के आकार का एक पुरातन चिन्ह है। हेडमास्टर जी ने 2 तोमोए आकारों, एक काला और दूसरा सफ़ेद को जोड़कर एक पूरा गोला बनाया था। यही चिन्ह बच्चों की शिक्षा में उनके लक्ष्य का भी प्रतीक था, शरीर व मस्तिष्क का समान विकास जिसमें पूर्ण सामंजस्य तक पहुंचा जा सके। यूरिथमिक्स को अपनी शाला के पाठ्यक्रम में रखने के पीछे भी उनकी यही मान्यता थी कि बच्चों के व्यक्तित्व पर ताल व्यायाम का प्रभाव पड़े और वे सहजता से विकसित हो। हेडमास्टर जी समसामयिक शिक्षा के आलोचक थे, क्योंकि उनमें लिखे शब्दों पर बहुत जोर था। उनका मानना था यह गलत है। ऐसा करने पर बच्चे का इंद्रिय बोध, उसकी सहज ग्रहणशीलता और अंतर्मन की आवाज़ सब क्षीण हो जाते हैं, जबकि वास्तव में ये ही उसके लिए सही प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। कवि बाशो ने कभी लिखा था, सुनो, एक मेंढक कूदता है मौन में एक पुरातन ताल के। पर कवि बाशो के पहले भी न जाने कितनों ने ताल में कूदते मेंढकों को देखा होगा। वॉट और न्यूटन भी संसार भर में पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने केतली में उबलते पानी या पेड़ से गिरते सेब को देखा हो। आंखें तो हो पर सौंदर्य दिखे ही नहीं, कान हो पर संगीत न सुनाई दे, दिमाग हो पर सत्य अबूझा ही रह जाए, दिल हो पर वह ना दहले ना ही दहके। इन्हीं सब स्थितियों से डरना चाहिए, ऐसा हेडमास्टर जी कहते थे। और तोतो-चान, वो तो इसेडोरा डंकन की तरह ही नंगे पैर उछलती दौड़ती बेहद खुश रहती। उसे विश्वास ही न होता कि यह सब भी स्कूल जाने का हिस्सा हो सकता है। ताल व्यायाम यानी संगीत के साथ एक्सरसाइज। और सही बात है, बच्चों के अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, वो बहुत उछलते कूदते रहते हैं, और उसको कैसे एक दिशा अगर दे दी जाए तो उनकी पूरी जो एनर्जी है वो एक सही डायरेक्शन पा सकती है, और उसी में रचनात्मकता, उसी में इन्वॉल्वमेंट, उसी में क्यूरियोसिटी, उसी में कोलैबोरेशन अपने साथी के साथ बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम कल फिर मिलते हैं 9 बजे, अगला चैप्टर मुझे सिर्फ यही चाहिए के साथ। धन्यवाद। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कुरोयानागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो-चान।